2024 के लोकसभा सीटों में एक सीट है मैनपुरी, जिसे न सिर्फ हॉट सीट कहा जाता है बल्कि समाजवादी पार्टी का वो गढ़ है। ऐसा गढ़ जो आज तक नहीं टूटा है, कभी कमल के हाथ नहीं गया है। जब इस गढ़ की ऐसी कहानी है तो कितनी आसानी हो रही है आपको यहाँ चुनाव लड़ने में? सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि मैनपुरी विचारधारा का सूत्र रहा है समाजवादियों के लिए। और यहाँ पे हॉट सीट तो मैं समझती हूँ, बहुत गर्मी है तो जो जो चुनाव लड़ रहे हैं सभी हॉट सीट ही हैं इस समय। और पर लोगों का प्यार और समर्थन मिल रहा है। मैंने देखा कि जब आप मैनपुरी का उपचुनाव लड़ रही थी, नुक्कड़ सभाएं कर रही थी, आमतौर पे हर जगह जाना, हर विधानसभा पे। इस बार का कैसा चुनाव कैंपेन चल रहा है आपका? चल रहा है, ज़बरदस्त चल रहा है, क्योंकि इस बार काफ़ी समय से कैंपेनिंग चल रहा है तो बढ़िया चल रहा है। जिस तरीके से मुद्दे एक तौर पे पीडीए को लेकर के समाजवादी पार्टी बेहद गंभीर है, जाति जनगणना को लेकर के बेहद गंभीर है, ऐसे में समाजवादी पार्टी के अपोजिट जो बीजेपी के आए हैं कैबिनेट मिनिस्टर जयवीर, क्या लग रहा है कि क्या कुछ आपके सामने खड़े हो पा रहे हैं? ये सीट वो है जो कहा जाता है कि जनता आप ही तक चुनती है। मैं समझती हूँ समाजवादी पार्टी की जो मैनपुरी जो लोकसभा सीट है, यहाँ पे हम लोग बहुत मजबूत हैं और बहुत मजबूती के साथ ये चुनाव लड़ रहे हैं। और किसी ना किसी को तो भाजपा को टिकट देना ही था, चाहे जो भी आते, पर मैं समझती हूँ समाजवादी पार्टी ही मैनपुरी लोकसभा सीट जीतेगी। एक बार ऐसे ही अध्यक्ष जी ने मजाक में ही कह दिया था लखनऊ में कि जयवीर सिंह जी ने भी उपचुनाव मदद की थी, तो क्या वो बात इस लोकसभा को माने? अब क्या वो फ्रेंडली फाइट जैसी हो गई है? नहीं नहीं, फ्रेंडली फाइट तो नहीं होगी, क्योंकि हमारे अगेंस्ट भाजपा के मंत्री हैं, तो फ्रेंडली फाइट तो नहीं है, डेफिनेटली नहीं। अच्छा, और क्या मुद्दे? मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे तो जो डेवलपमेंट के मॉडल्स होते हैं वो सब कुछ है। आगे का क्या सोचा है? किस तरीके से मैनपुरी को विकसित करना है, या लोगों की जो अपनी उम्मीदें हैं? लोगों को विश्वास है समाजवादी लोगों पे और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पर भी, क्योंकि जब भी समाजवादी पार्टी की सरकारें आई हैं, मैं समझती हूँ, तो जो विकास का जो एक चैप्टर जो देखा है मैनपुरी के लोगों ने, अब सबको वही चैप्टर याद आ रहा है। और इसी के तहत सब लोग समाजवादी पार्टी को वोट करना जा रहे हैं। एक सवाल है कि मोदी की गारंटी को लेकर के बड़ा चर्चा है, और मोदी खुद अपने मन से कहते हैं कि जो कुछ भी है मोदी की गारंटी है। उस बात को लेकर के आपका क्या जवाब है? चर्चा तो मैं समझती हूँ मीडिया के माध्यम से ही लोगों तक पहुँचती है। और जो लोग इतने करोड़ों रुपए खर्च करते हैं मीडिया के माध्यम से, एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से, अगर यही करोड़ों करोड़ रुपए लोगों के उद्धार के लग जाते तो आज मैं समझती हूँ देश का ये हाल नहीं होता। आज हमारे युवाओं के पास रोज़गार होता, नौकरी होती, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएँ होती। इसी के साथ लोगों को आजकल कैंसर जो है बहुत ज़्यादा, इसका प्रकोप पूरे देश में और प्रदेश में और हमारे मैनपुरी में भी है। तो मैं समझती हूँ जो लोग 7 साल से कैंसर इंस्टीट्यूट जो हमारे लखनऊ में तैयार खड़ा है उसको नहीं चला पाए, तो आप उनसे क्या उम्मीद करेंगे? अच्छा, एक बात बताइए, इलेक्शन में आपका जो स्वभाव है बहुत सरल है, सौम्य है, और ऐसे में जो मंच से दूसरे पार्टी के लोग हैं बड़े आरोप लगाते हैं, बहुत ऐसे कुछ कहते हैं जहाँ पे कभी ध्रुवीकरण की बात हो जाती है या समीकरण की बात होती है, तो आपको सहजता होती है क्या इस तरह की बातों से, बयानों से? ये तो उन लोगों की मानसिकता और सोच को दर्शाता है, मैं समझती हूँ। और हमारे लिए हमेशा से सदैव यही रहा है कि हम लोग लोगों को मैक्सिमम सुविधा और सहायता कैसे पहुँचा सके, निजी तौर पे भी। और अगर हम शासन या लोग हमें चुन के लाते हैं, तो अगर हम सांसद बनते हैं तो लोगों को डायरेक्ट कनेक्ट कैसे बना के रखें, और इसी के साथ जब सरकार में आते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा पूरे प्रदेश का विकास कैसे हो सके, हमारी प्राथमिकता हमेशा से यही रही है। थोड़ा सा कुछ परिवार का, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तो आपके साथ रहेंगे ही एक दो बार यहाँ पे, लेकिन बेटी की बड़ी चर्चा सुन रहे हैं। बेटी ने भी खूब जम के प्रचार किया, और आगे हम उसको कब देख पाएंगे? नहीं, क्योंकि ये अच्छा है कि राजनीति का एक अट्रैक्शन रहता है, और ये गांव-गांव ही अट्रैक्शन है, आप समझिए इस बात को। गांव का हर बच्चा चाहता है कि जब चुनाव आए तो उसमें वो निकल के बाहर आते हैं, जब सभाएं होती हैं तो बच्चे निकल के बाहर आते हैं, सुनते हैं। तो ये अच्छी बात है कि लोग जाने समझे, क्योंकि एक तरह का एक्सपीरियंस है, अनुभव भी खुद भी ले रहे हैं। और जितना लोग के संपर्क में आएंगे तो मैं समझती हूँ लोगों को भी समझ पाएंगे। और जो ग्राउंड लेवल्स में जो दिक्कतें हैं और जिस तरह की जीवनी लोग बिता रहे हैं, मैं समझती हूँ उसके कांटेक्ट में आना बहुत ज़रूरी है और लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है। क्या बाद में फीडबैक भी हम लोग बच्चे से बात कर पाएंगे? क्या ऐसा उम्मीद करें?
आई डोंट नो, अगर आपको मिल जाएंगे कहीं तो बात कर लीजिएगा। अच्छा, एक अंतिम सवाल, आखिरकार मैनपुरी की जनता की खुद अपनी क्या मांग है? आपसे जब वो मिलते हैं तो उनकी उम्मीद क्या है, और मैं इन 10 समझती हूँ, सालों का हाँ, कैसे समाप्त करेंगे? मैं समझती हूँ कि जो महिलाएं हैं उनको पेंशन नहीं मिल रही है, एक तो बड़ी वो नाउमीदी के साथ बात बात बताती हैं। और दूसरा, महंगाई के बारे में भी वो काफ़ी बात करती हैं कि एक सिलेंडर तो चलो मिल गया, लेकिन अब कोई सिलेंडर नहीं है, सिलेंडर की कीमतें इतनी महंगी हो गई है, तो महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इसी के साथ कॉलोनी भी, जहाँ पे कॉलोनी में उनको कॉलोनियाँ नहीं मिल रही है, पैसे रखवा लिए जा रहे हैं, उसके बावजूद कॉलोनियाँ नहीं मिल रही हैं, तो हाहाकार मचा है कॉलोनियों को लेकर भी। और 10 ईयर्स को समाप्त, अगर मोदी के 10 साल को हम समाप्त करें? मैं समझती हूँ कि जितनी उम्मीद और जितनी उम्मीद थी लोगों की कि ये सरकार काम करेगी और लोगों तक जनहित योजनाएं और सुविधाएं पहुंचाएंगी, तो कहीं ना कहीं सरकार इसमें नाकाम नहीं है। और युवा वर्ग, जिस जहां हमारी डिजिटल इंडिया की बात करी गई और स्किल इंडिया की बात करी गई, उसके बाद गोद लिए गांव की बात करी गई, आज उन गोद लिए गांव का कोई पिक्चर में ही नहीं है, कहीं फ्रेम में ही नहीं है। उसके बाद स्मार्ट सिटीज़ की बात करी गई, उसके बाद अंडरग्राउंड केबलिंग की बात करी गई, उसके बाद गंगा सफाई की बात करी गई। तो मैं समझती हूँ जो जो ये प्रोजेक्ट्स लेके आए हैं, ये पूरी तरह इन सभी प्रोजेक्ट्स में नाकाम रहे हैं। अध्यक्ष जी का भी एक बड़ा फेवरेट लाइन है, उनको बड़ा पसंद है, और मुझे लगता है आप भी उनके साथ हैं, कि जो विकास की चीज़ें उस वक्त बन गई 12 से 17, क्या वो अभी भी एक तौर पर मिट ना ही पाई, या फिर कहीं उसको हटा नहीं पाने? जो चीज़ बन गई है, क्योंकि वो समाजवादी पार्टी की चीज़ तो नहीं है, वो सरकार वो हमारे जो टैक्स जो पे करते हैं उनका पैसा है, और ये उन्हीं के सुविधा के लिए लगा दिया गया है। तो मैं समझती हूँ सरकार को इस मानसिकता से काम करना चाहिए कि जो टैक्स का पैसा है वो कहीं भी बर्बाद ना हो, लोगों को उससे सुविधा पहुँचे, उस पैसे से विकास हो, और जब विकास होगा तो अपने आप नौकरियाँ बढ़ेंगी, रोज़गार बढ़ेंगे, मैं समझती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। हम आपको लेकर के आए हैं मैनपुरी, और ख़ासतौर पे सैफई के इस घर पर, जहां पर अपने आप इनकी कहा जाए, इस घर की अपनी एक इतिहास है, एक तैयारी है और एक कहानी है। और इसीलिए हमने कहा कि मैनपुरी अपने आप में एक परिचय का मोहताज नहीं है। इस मैनपुरी सीट का एक अपना परिचय, इतिहास है, कि जब भी कभी यादव परिवार से यहाँ कोई खड़ा होता है तो यादव परिवार के उस प्रत्याशी को जनता भरपूर यहाँ पर वोट देती है, और यही इतिहास अब तक यहाँ रहा है। देखना यही होगा कि क्या जनता फिर दोहराती है। 4 जून के परिणाम का सबको इंतजार रहेगा। 2024 के लोकसभा सीटों में एक सीट है मैनपुरी, जिसे न सिर्फ हॉट सीट कहा जाता है, बल्कि समाजवादी पार्टी का वो गढ़ है। ऐसा गढ़ जो आज तक नहीं टूटा है, कभी कमल के हाथ नहीं गया है। जब इस गढ़ की ऐसी कहानी है, तो कितनी आसानी हो रही है आपको यहाँ चुनाव लड़ने में? सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि मैनपुरी विचारधारा का सूत्र रहा है समाजवादियों के लिए। और यहाँ पे हॉट सीट, तो मैं समझती हूँ बहुत गर्मी है, तो जो जो चुनाव लड़ रहे हैं सभी हॉट सीट ही हैं इस समय। और पर लोगों का प्यार और समर्थन मिल रहा है। मैंने देखा कि जब आप मैनपुरी का उपचुनाव लड़ रही थी, नुक्कड़ सभाएं कर रही थी, आमतौर पे हर जगह जाना, हर विधानसभा पे, इस बार का कैसा चुनाव कैंपेन चल रहा है आपका? चल रहा है, ज़बरदस्त चल रहा है, क्योंकि इस बार काफ़ी समय से कैंपेनिंग चल रहा है, तो बढ़िया चल रहा है। जिस तरीके से मुद्दे एक तौर पे पीडीए को लेकर के समाजवादी पार्टी बेहद गंभीर है, जाति जनगणना को लेकर के बेहद गंभीर है, ऐसे में समाजवादी पार्टी के अपोजिट जो बीजेपी के आए हैं कैबिनेट मिनिस्टर जयवीर, क्या लग रहा है कि क्या कुछ आपके सामने खड़े हो पा रहे हैं? ये सीट वो है जो कहा जाता है कि जनता आप ही तक चुनती है। मैं समझती हूँ समाजवादी पार्टी की जो मैनपुरी जो लोकसभा सीट है, यहाँ पे हम लोग बहुत मजबूत हैं और बहुत मजबूती के साथ ये चुनाव लड़ रहे हैं। और किसी ना किसी को तो भाजपा को टिकट देना ही था, चाहे जो भी आते, पर मैं समझती हूँ समाजवादी पार्टी ही मैनपुरी लोकसभा सीट जीतेगी। एक बार ऐसे ही अध्यक्ष जी ने मजाक में ही कह दिया था लखनऊ में कि जयवीर सिंह जी ने भी उपचुनाव मदद की थी, तो क्या वो बात इस लोकसभा को माने? अब क्या वो फ्रेंडली फाइट जैसी हो गई है? नहीं नहीं, फ्रेंडली फाइट तो नहीं होगी, क्योंकि हमारे अगेंस्ट भाजपा के मंत्री हैं, तो फ्रेंडली फाइट तो नहीं है, डेफिनेटली नहीं। अच्छा, और क्या मुद्दे? मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे तो जो डेवलपमेंट के मॉडल्स होते हैं वो सब कुछ है। आगे का क्या सोचा है? किस तरीके से मैनपुरी को विकसित करना है, या लोगों की जो अपनी उम्मीदें हैं?
लोगों को विश्वास है समाजवादी लोगों पे और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पर भी, क्योंकि जब भी समाजवादी पार्टी की सरकारें आई हैं, मैं समझती हूँ तो जो विकास का जो एक चैप्टर जो देखा है मैनपुरी के लोगों ने, अब सबको वही चैप्टर याद आ रहा है और इसी के तहत सब लोग समाजवादी पार्टी को वोट करना जा रहे हैं। एक सवाल है कि मोदी की गारंटी को लेकर के बड़ा चर्चा है और मोदी खुद अपने मन से कहते हैं कि जो कुछ भी है मोदी की गारंटी है। उस बात को लेकर के आपका क्या जवाब है? चर्चा तो मैं समझती हूँ मीडिया के माध्यम से ही लोगों तक पहुँचती है, और जो लोग इतने करोड़ों रुपए खर्च करते हैं मीडिया के माध्यम से, एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से, अगर यही करोड़ों करोड़ रुपए लोगों के उद्धार के लग जाते तो आज मैं समझती हूँ देश का ये हाल नहीं होता। आज हमारे युवाओं के पास रोज़गार होता, नौकरी होती, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएँ होती। इसी के साथ लोगों को आजकल कैंसर जो है बहुत ज़्यादा, इसका प्रकोप पूरे देश में और प्रदेश में और हमारे मैनपुरी में भी है। तो मैं समझती हूँ जो लोग 7 साल से कैंसर इंस्टीट्यूट जो हमारे लखनऊ में तैयार खड़ा है उसको नहीं चला पाए, तो आप उनसे क्या उम्मीद करेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, इलेक्शन में आपका जो स्वभाव है बहुत सरल है, सौम्य है, और ऐसे में जो मंच से दूसरे पार्टी के लोग हैं बड़े आरोप लगाते हैं, बहुत ऐसे कुछ कहते हैं जहाँ पे कभी ध्रुवीकरण की बात हो जाती है या समीकरण की बात होती है, तो आपको सहजता होती है क्या इस तरह की बातों से, बयानों से? ये तो उन लोगों की मानसिकता और सोच को दर्शाता है, मैं समझती हूँ। और हमारे लिए हमेशा से सदैव यही रहा है कि हम लोग लोगों को मैक्सिमम सुविधा और सहायता कैसे पहुँचा सके, निजी तौर पे भी। और अगर हम शासन या लोग हमें चुन के लाते हैं, तो अगर हम सांसद बनते हैं तो लोगों को डायरेक्ट कनेक्ट कैसे बना के रखें, और इसी के साथ जब सरकार में आते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा पूरे प्रदेश का विकास कैसे हो सके, हमारी प्राथमिकता हमेशा से यही रही है। थोड़ा सा कुछ परिवार का, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तो आपके साथ रहेंगे ही एक दो बार यहाँ पे, लेकिन बेटी की बड़ी चर्चा सुन रहे हैं। बेटी ने भी खूब जम के प्रचार किया, और आगे हम उसको कब देख पाएंगे? नहीं, क्योंकि ये अच्छा है कि राजनीति का एक अट्रैक्शन रहता है, और ये गांव-गांव ही अट्रैक्शन है। आप समझिए इस बात को। गांव का हर बच्चा चाहता है कि जब चुनाव आए तो उसमें वो निकल के बाहर आते हैं, जब सभाएं होती हैं तो बच्चे निकल के बाहर आते हैं, सुनते हैं। तो ये अच्छी बात है कि लोग जाने समझे, क्योंकि एक तरह का एक्सपीरियंस है, अनुभव भी खुद भी ले रहे हैं, और जितना लोग के संपर्क में आएंगे तो मैं समझती हूँ लोगों को भी समझ पाएंगे। और जो ग्राउंड लेवल्स में जो दिक्कतें हैं और जिस तरह की जीवनी लोग बिता रहे हैं, मैं समझती हूँ उसके कांटेक्ट में आना बहुत ज़रूरी है और लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है। क्या बाद में फीडबैक भी हम लोग बच्चे से बात कर पाएंगे, क्या ऐसा उम्मीद करें? आई डोंट नो, अगर आपको मिल जाएंगी कहीं तो बात कर लीजिएगा। अच्छा, एक अंतिम सवाल, आखिरकार मैनपुरी की जनता की खुद अपनी क्या मांग है? आपसे जब वो मिलते हैं तो उनकी उम्मीद क्या है, और मैं इन 10 समझती हूँ, सालों का हाँ, कैसे समाप्त करेंगे? मैं समझती हूँ कि जो महिलाएं हैं उनको पेंशन नहीं मिल रही है, तो बड़ी वो नाउम्मीदी के साथ बात बात बताती हैं। और दूसरा, महंगाई के बारे में भी वो काफ़ी बात करती हैं कि एक सिलेंडर तो चलो मिल गया, लेकिन अब कोई सिलेंडर नहीं, या सिलेंडर की कीमतें इतनी महंगी हो गई है, तो महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इसी के साथ कॉलोनी भी, जहाँ पे कॉलोनी में उनको कॉलोनियाँ नहीं मिल रही है, पैसे रखवा लिए जा रहे हैं, उसके बावजूद कॉलोनियाँ नहीं मिल रही हैं, तो हाहाकार मचा है कॉलोनियों को लेकर भी। और 10 ईयर्स को समाप्त, अगर मोदी के 10 साल को हम समाप्त करें? मैं समझती हूँ कि जितनी उम्मीद और जितनी उम्मीद थी लोगों की कि ये सरकार काम करेगी और लोगों तक जनहित योजनाएं और सुविधाएं पहुंचाएंगी, तो कहीं ना कहीं सरकार इसमें नाकाम नहीं है। और युवा वर्ग, जिस जहां हमारी डिजिटल इंडिया की बात करी गई और स्किल इंडिया की बात करी गई, उसके बाद गोद लिए गांव की बात करी गई, आज उन गोद लिए गांव का कोई पिक्चर में ही नहीं है, कहीं फ्रेम में ही नहीं है। उसके बाद स्मार्ट सिटीज़ की बात करी गई, उसके बाद अंडरग्राउंड केबलिंग की बात करी गई, उसके बाद गंगा सफाई की बात करी गई। तो मैं समझती हूँ जो जो ये प्रोजेक्ट्स लेके आए हैं, ये पूरी तरह इन सभी प्रोजेक्ट्स में नाकाम रहे हैं। अध्यक्ष जी का भी एक बड़ा फेवरेट लाइन है, उनको बड़ा पसंद है, और मुझे लगता है आप भी उनके साथ हैं, कि जो विकास की चीज़ें उस वक्त बन गई 12 से 17, क्या वो अभी भी एक तौर पर मिट ना ही पाई, या फिर कहीं उसको हटा नहीं पाने? जो चीज़ बन गई है, क्योंकि वो समाजवादी पार्टी की चीज़ तो नहीं है, वो सरकार वो हमारे जो टैक्स जो पे करते हैं उनका पैसा है, और ये उन्हीं के सुविधा के लिए लगा दिया गया है। तो मैं समझती हूँ सरकार को इस मानसिकता से काम करना चाहिए कि जो टैक्स का पैसा है वो कहीं भी बर्बाद ना हो, लोगों को उससे सुविधा पहुँचे, उस पैसे से विकास हो, और जब विकास होगा तो अपने आप नौकरियाँ बढ़ेंगी, रोज़गार बढ़ेंगे, मैं समझती हूँ।
बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। हम आपको लेकर के आए हैं मैनपुरी और ख़ासतौर पे सैफई के इस घर पर, जहां पर अपने आप इनकी कहा जाए, इस घर की अपनी एक इतिहास है, एक तैयारी है और एक कहानी है। और इसीलिए हमने कहा कि मैनपुरी अपने आप में एक परिचय का मोहताज नहीं है। इस मैनपुरी सीट का एक अपना परिचय, इतिहास है कि जब भी कभी यादव परिवार से यहाँ कोई खड़ा होता है तो यादव परिवार के उस प्रत्याशी को जनता भरपूर यहाँ पर वोट देती है और यही इतिहास अब तक यहाँ रहा है। देखना यही होगा कि क्या जनता फिर दोहराती है। 4 जून के परिणाम का सबको इंतजार रहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ आलोक पांडे, न्यूज़ नेशन, सैफई।